राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आपकी जो हरियाणा करंट अफेयर की जो सीरीज चली हुई है उसके तहत हम अगली क्लास जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप लोगों का जो इससे पहले क्लास हैं उन्हें बड़ा अच्छा सहयोग मिला, बड़ा अच्छा योगदान मिला, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि यही उम्मीद, यही सपोर्ट जो है वो आगे भी जारी रहेगा। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने किसान मित्र लगाने का निर्णय लिया है? हरियाणा सरकार ने हाल ही में कितने किसान मित्र लगाने का निर्णय लिया है? तो बच्चों ये निर्णय लिया 17,000। हाल ही में हमारी हरियाणा सरकार ने 17,000 किसान मित्र लगाने का निर्णय लिया है। तो बच्चों किसान मित्र क्या है, क्या इनका काम होगा? किसान मित्र एक तरह के वॉलंटियर हैं जो किसानों को उनकी भूमि की योग्यता या उनकी आय के अनुसार वित्त प्रबंधन या जो राज्य की कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे अवगत कराएंगे। मतलब ये किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे बच्चों। जैसे अच्छे खाद, अच्छे बीज, उनकी जानकारी देना, या कौन सी भूमि में कौन सी फसल उगानी चाहिए जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा ले सकें, इस तरह की जानकारी देना। इसके अलावा उनके जो प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग कैसे की जाए, उनको ब्रांड कैसे बनाया जाए, या उनको पैक करके मार्केट में कैसे बेचा जाए जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। इसके अलावा जो राज्य की या केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, उन कल्याणकारी योजनाओं का कैसे लाभ लिया जा सकता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो किसान मित्रों को जो है कौन बताएंगे, वो किसानों को कौन बताएंगे, वो किसान मित्र जो इससे जागरूक करेंगे। और बच्चों आप जानते हो कि वर्तमान में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्री हैं वो हैं श्री जेपी दलाल। श्री जेपी दलाल। तो बच्चों जो मंत्रियों से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, तो आपको ये बार बार हम कराएंगे, बार बार हर क्लास में जहां भी इनके नाम आएंगे वहां डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो वर्तमान में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री जेपी दलाल। कौन से विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? लोहारू से। कहां से निर्वाचित होकर आए हैं? लोहारू विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए श्री जेपी दलाल, जो वर्तमान में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। और बच्चों आपको यह भी पता होना चाहिए लोहारू जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है? लोहारू है। ठीक है, तो बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मेजर अजीत दहिया को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मेजर अमित दहिया को सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। वे हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चों वे हरियाणा के सोनीपत से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? सोनीपत से। सोनीपत के गोपालपुरा से संबंध रखते हैं बच्चों। और वर्तमान में इनकी पोस्टिंग जो है वो जम्मू कश्मीर में है। वर्तमान में इनकी पोस्टिंग जो है वो कहां है? जम्मू कश्मीर में जो है इनकी पोस्टिंग है। तो मेजर अमित सिंह दहिया जो है वो सोनीपत के गोपालपुरा से संबंध रखते हैं, लेकिन वर्तमान में पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में। इन्हें हाल ही में सेना मेडल से जो नवाजा गया है। तो बच्चों यहां मैं आपको यह बता दूं कि हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, एकमात्र परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर होशियार सिंह, ब्रिगेडियर होशियार सिंह भी कहां से संबंध रखते हैं? सोनीपत से। वो भी जो है
दैया गोत्र से संबंध रखते हैं, और मेजर जो अमित दैया है वो भी दैया गोत्र से संबंध रखते हैं। ये सोनीपत के सिसाना गांव से संबंध रखते हैं। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर होशियार सिंह, ठीक है, दैया। तो बच्चों जिस टाइम इनको परमवीर चक्र दिया गया उस टाइम ये मेजर की पोस्ट पर थे। उस टाइम किस पे थे? मेजर की पोस्ट पर थे। और परमवीर चक्र जो है वो हमारे देश का सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है। हमारे देश का सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार की अगर बात करें तो वो कौन सा है? परमवीर चक्र। तो बच्चों थोड़े से हमारे देश के शौर्य पुरस्कारों का हम जिक्र कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा परमवीर चक्र, परमवीर चक्र के अंतर्गत जो है वो 2 करोड़ की राशि जो है दी जाती है। इसके बाद है बच्चों अशोक चक्र। अशोक चक्र के अंतर्गत 1 करोड़ की राशि दी जाती है। इसके अंतर्गत इसके बाद आता महावीर चक्र। इसमें भी 1 करोड़ की राशि जो पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। इसके बाद कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र में 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है बच्चों। इसके बाद आता वीर चक्र। वीर चक्र में 50 लाख की जो राशि वो दी जाती है। इसके बाद शौर्य चक्र। शौर्य चक्र में 31 लाख की राशि। और उसके बाद आता है सेना मेडल। सेना मेडल जो इसमें 21 लाख रुपए की राशि जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो बच्चों ये प्रमुख हमारे देश के जो हैं शौर्य पुरस्कार हैं। सबसे ऊंचा है हमारा शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र, 2 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। अशोक चक्र 1 करोड़ रुपए की, महावीर चक्र भी 1 करोड़ रुपए की, कीर्ति चक्र 51 लाख, वीर चक्र 50 लाख, शौर्य चक्र 31 लाख। यहां एक चीज बच्चों आप ध्यान देना, जो भी बच्चा हमारी पुस्तक पढ़ रहा है उसमें यह मिसप्रिंट है, यह करोड़ लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और बच्चों आगे से इसको ध्यान देकर पढ़ना। कीर्ति चक्र 51 लाख है न कि करोड़, वीर चक्र 50 लाख है न कि करोड़, और शौर्य चक्र 31 लाख है न कि करोड़, ठीक है। अगले एडिशन में इसको जो है ठीक कर दिया जाएगा। और वैसे भी आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस आप लोग यूज किया करो, मिस प्रिंट हो जाती है कई चीजें कि देखो सबसे बड़ा 2 करोड़ है, फिर 1 करोड़ है, फिर 1 करोड़ क्रम से लिखा हो, तो यहां जाहिर सी बात है कि 51 लाख होना चाहिए। लेकिन जो भी मिस प्रिंटिंग की मिस्टेक हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा, कि मेजर अमित दैया जो वो कहां से हैं? सोनीपत से हैं। सोनीपत को आप जानते हो बच्चों क्या कहा जाता है? सोनीपत जो है वो एटलस साइकिल की नगरी कहलाती है। इसके अलावा सोनीपत जो है सोनप्रस्थ इसका पुराना नाम था, स्वर्णप्रस्थ भी आप इसको कह सकते हो, स्वर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ। उन 5 गांवों में से कहा जाता है जो दुर्योधन से पांडवों ने मांगे थे। डिटेल में चर्चा जब महाभारत पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कलाकारों की सांगियों की धरती कहलाती सोनीपत। रोहतक बच्चों, रोहतक आप जानते हो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहलाती है, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। इसके अलावा जो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन सिटी के नाम से भी विख्यात है रोहतक। और बच्चों हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी भी रोहतक हुआ करती थी। हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी रोहतक हुआ करती थी। लेकिन बच्चों हाल ही में 2019 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की घोषणा की थी। तो ध्यान रखना बच्चों, पहले हमारी सांस्कृतिक राजधानी रोहतक होती थी, लेकिन 2019 में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किसको? रोहतक को, सॉरी रोहतक पहले था, कुरुक्षेत्र को हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी विकसित करने की घोषणा की है। रेवाड़ी, रेवाड़ी आप जानते हैं जिसको वीर भूमि भी कहा जाता है बच्चों, वीर भूमि, क्योंकि सबसे ज्यादा सैनिक जो रेवाड़ी से आते हैं। ये क्वेश्चन एचएससी पूछ चुकी है। सैनिकों का घर रेवाड़ी कहलाती है। और रेवाड़ी के भी किस क्षेत्र से आते हैं, ये एचएससी में क्वेश्चन आया था कि रेवाड़ी के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा सैनिक जो है वो आते हैं। तो वो आते हैं बच्चों कोसली से। कहां से आते हैं? कोसली से, रेवाड़ी के कोसली से। बच्चों झज्जर जो है शहीदों का शहर कहलाता है। झज्जर जो है शहीदों का शहर कहलाता है। बच्चों झज्जर की हम जिक्र कर रहे हैं तो एक चीज मेरे को ध्यान आई कि पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एसपी जो शशांक कुमार सावंत थे
वो झज्जर से संबंधित थे। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर वो कैथल से हैं। तो पहले तो मैं उसको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, हम अगली कक्षा में कोशिश करेंगे उस डाउट को दूर करने की। और दूसरी बात यह है कि बच्चों जो नवीन जानकारी हो भी आप कमेंट करके बताइए ताकि हम आपसे जो उसके बारे में डिस्कस कर सकें। तो एसपी जो शशांक कुमार सावंत हैं वो पहले कहां पोस्टेड थे? झज्जर में पोस्टेड थे। जिस समय का हम जिक्र कर रहे हैं, 6 वर्ष की जो बच्ची उससे दुष्कर्म हुआ उसके जांच के मामले जो है, मामले की जो जांच उन्होंने तेजी से निपटाई थी मात्र 6 दिन में। उस टाइम एएसपी थे, वो एएसपी थे कहां के? झज्जर के। लेकिन वर्तमान में आज फिलहाल अगर अब की बात करें तो उन्होंने कैथल में एसपी का कार्यभार संभाल दिया। उस टाइम एएसपी थे और आज क्या है बच्चों? आज वो एसपी हैं कैथल में। अभी पीछे अगर हम बात करें तो 17 अगस्त की बात है, अभी इसी 17 अगस्त 2020 से उन्होंने जो कैथल के एसपी के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना। तो शहीदों का शहर है झज्जर। इसके अलावा अगर हम कहें शहीदों का शहर झज्जर, सिटी ऑफ वार हीरोज वो भिवानी है। सिटी ऑफ वार हीरोज, सिटी ऑफ वार हीरोज ये है बच्चों भिवानी। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों हरियाणा के वीरों को 5 जो हैं वो हरियाणा के जो हमारे वीर सैनिक है वो हमेशा से ही बहादुरी के लिए विख्यात रहे हैं, जाने जाते रहे हैं। तो उनको 5 सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस भी मिल चुका है। विक्टोरिया क्रॉस जो कि ब्रिटेन का सर्वोच्च पुरस्कार है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में पहली बार ग्राम पंचायत चुनाव में BCA कैटेगरी को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? हरियाणा में पहली बार ग्राम पंचायत चुनाव में BCA ग्रुप को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? तो बच्चों यह है 8% आरक्षण। कितना आरक्षण दिया जाएगा? 8% आरक्षण। बच्चों हाल ही में हरियाणा सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को भी 50% आरक्षण देने की घोषणा की है। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की है राजस्थान की तर्ज पे। इससे पहले राजस्थान में जो पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण जो है मिलता है, तो यहां भी हरियाणा सरकार ने घोषणा की है इसके लिए। और बच्चों ऐसा करने वाला जो है, या हम ये कह सकते हैं महिलाओं को सर्वाधिक आरक्षण देने वाले जो राज्य हैं उनकी कैटेगरी में जो हरियाणा शामिल हो गया है। और अगर हम बात करें बच्चों कि जो मतदान की, तो मतदान की जो उम्र है वो कितने वर्ष है? 18 वर्ष है। मतदान की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, उससे पहले जो उम्र होती थी वो 21 वर्ष होती थी और 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी 21वें संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन में 1989 में। और अनुच्छेद 326 के अनुसार, अनुच्छेद 326 जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हरियाणा के भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना मत देने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपना मत देने का अधिकार है अनुच्छेद 326 के अनुसार। तो हम बात कर रहे थे हरियाणा में पहली बार ग्राम पंचायत चुनाव में BCA ग्रुप को कितना आरक्षण दिया जाएगा? तो बच्चों 8% आरक्षण की घोषणा की है। और महिलाओं को भी जो है ग्राम पंचायत चुनाव में 50% की घोषणा की जा चुकी है। इससे पहले हरियाणा ने राजस्थान की तर्ज पर पंचायती चुनाव में जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, वो भी लागू की थी। और बात करें मतदान के लिए आयु सीमा की तो 18 वर्ष से पहले कितनी होती थी? 21 वर्ष। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, उसके अकॉर्डिंग 21 से घटाकर आयु कर दी 18 वर्ष। और अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है वो मतदान करने का अधिकार है। तो इस टाइम हरियाणा के जो वर्तमान में अगर हम बात करें
विकास एवं पंचायत मंत्री, विकास एवं पंचायत मंत्री वो श्री दुष्यंत चौटाला हैं। श्री दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री जो हैं, जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं, श्री दुष्यंत चौटाला वो हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर आधारित बिल्डिंग बनाई जाएगी? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर आधारित बिल्डिंग बनाई जाएगी? तो बच्चों ये है सोनीपत। किसमें बनाई जाएगी? सोनीपत में। तो बच्चों ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट क्या होता है? ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट का अर्थ है कि कहीं बाहर से बिजली नहीं ली जाएगी, कहीं बाहर से बिजली नहीं ली जाएगी, वहीं बिजली का प्रोडक्शन होगा। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा की सहायता से बिजली वहीं उत्पादित की जाएगी। इसके लिए 100 किलोवाट जो बिजली है वो उत्पादित की जाएगी। और हालांकि सोलर एनर्जी का प्रयोग होगा, लेकिन इसके बावजूद जो है पूरा जो बिल्डिंग है, पूरा जो भवन है वो एसी होगा, वातानुकूलित होगा, एसी होगा। 58 करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस पर। इसके अलावा इसके अंदर डिजिटल जो कॉन्फ्रेंसिंग रूम वो बनाए जाएंगे, जिससे सोनीपत के जो अधिकारी हैं डायरेक्ट पंचकुला के अधिकारियों से बात कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कोरोना महामारी के चलते हरियाणा के किस जिले में पहली बार ई राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं थोड़ा सा लोक अदालत के बारे में कि लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत क्या होती है? बच्चों लोक अदालत होती है कि जो अदालत में पेंडिंग केस हैं, काफी समय से जो पेंडिंग केस चल रहे हैं, ठीक है, उनमें वो केस जिनमें राजीनामा किया जा सकता है, जिनमें राजीनामा किया जा सकता है, उनको एक ही दिन में निपटाना, उनको एक ही दिन में निपटाना वो क्या कहलाती है? लोक अदालत कहलाती है। तो ये जो चीज है टाइम टाइम पर लोक अदालतें लगाती आई है। हमारी जो सरकारें हैं वो इस चीज की फैसिलिटी देती हैं कि जो लंबे समय से जो पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, जिनमें कि राजीनामा संभव है, जैसे बच्चों कोई भूमि का विवाद है, कोई जमीन का विवाद है, या कोई मकान का केस है, या इसके अलावा कोई रास्ते का केस है, इस तरह के जो केस होते हैं जिनके अंदर राजीनामा संभव है, तो उनको क्या है कि निपटा दिया जाता है एक ही दिन में, जो उसमें सुलह करवा दी जाती है, राजीनामा करवा दिया जाता है। इसके लिए जरूरी होता है जिस पर केस चल रहा वो व्यक्ति, जिन्होंने केस किया उनसे मिले, और वो दोनों जो है साथ में वहां लोक अदालत में हाजिर हों, तो दोनों के बीच जो है सुलह करवा दी जाती है और केस जो है खत्म कर दिया जाता है। ये लोक अदालत है। लोक अदालत की हम पहले अगर बात करें राष्ट्रीय लोक अदालतों की, तो इनकी जो शुरुआत है गुजरात से मानी जाती है, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं ई राष्ट्रीय लोक अदालत। ई राष्ट्रीय लोक अदालत जो है वो कोरोना महामारी के चलते, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते जो सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है बच्चों, तो उसमें क्या है कि लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो ये जो है किसके माध्यम से होंगी? जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से होंगी, या इसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है उनके अनुसार, या दूसरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके तहत जो है लगभग 30 मुकदमों का निपटारा होगा। और ये हरियाणा में शुरू की जाएगी। कहां से? पानीपत को 29 अगस्त को लगाई जाएगी। 29 अगस्त आपको ध्यान है ना, हमारा जो राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर उनका जन्मदिन होता है 29 अगस्त को। ठीक है, तो उस दिन ये हमारे हरियाणा में पहली बार ई राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी। इससे पहले बच्चों अगर हम बात करें, दिल्ली और छत्तीसगढ़ में लोक अदालतें लगाई जा चुकी हैं। दिल्ली और छत्तीसगढ़ में लोक अदालतें जो हैं वो लगाई जा चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की नई औद्योगिक नीति के अनुसार कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? हरियाणा की नई औद्योगिक नीति जो 2020 में बनाई गई है उसके अनुसार कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? तो बच्चों ये है 1 लाख करोड़ रुपए का। तो बच्चों वर्तमान में अगर हम बात करें, हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कौन हैं? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, इंडस्ट्री
एंड कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं वो श्री दुष्यंत चौटाला हैं। श्री दुष्यंत चौटाला जो हैं वर्तमान में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री हैं। तो बच्चों हमने पहले ही पढ़ा था कि ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी हैं। और कौन से उप मुख्यमंत्री हैं? छठे उप मुख्यमंत्री हैं। सबसे युवा उप मुख्यमंत्री भी इनको हम कह सकते हैं। और यह जो 14वीं विधानसभा चल रही है, इस विधानसभा में सबसे युवा मंत्री भी यही है। सबसे युवा मंत्री भी कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला हैं। तो उप मुख्यमंत्री छठे नंबर के उप मुख्यमंत्री हैं बच्चों। पहला जो उप मुख्यमंत्री था वो चांदराम को बनाया गया था। चांदराम जो कि झज्जर क्षेत्र से आते थे। और ये किसके टाइम में बनाए गए थे? ये जो राव वीरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री हुए हमारे, राव वीरेंद्र सिंह जो कि हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो थे वो राव वीरेंद्र सिंह थे। ठीक है। तो चांदराम को जो है इनके मुख्यमंत्री काल में जो डिप्टी सीएम बनाया गया था। इसके बाद चांदराम के बाद जो है बनारसी दास गुप्ता बनाए गए थे। बनारसी दास गुप्ता के बाद जो हैं अगर हम बात करें तो मंगल सेन के अलावा फिर हुकुम सिंह, और हुकुम सिंह के बाद फिर चंद्रमोहन जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री, जो पहला कार्यकाल था उसमें उप मुख्यमंत्री बने थे। और वर्तमान में कौन है? श्री दुष्यंत चौटाला। तो 6 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो अब तक बन चुके हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे थे हरियाणा की नई औद्योगिक नीति 2020। इसके अनुसार कितने रुपए का निवेश किया जाएगा? तो 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और बच्चों एक बात और बता दूं, 5 लाख नौकरियों का टारगेट है हरियाणा सरकार का। प्राइवेट क्षेत्र में 5 लाख नौकरियों का प्राइवेट सेक्टर में क्या है? टारगेट रखा गया है युवाओं को रोजगार देने के लिए। इससे पहले हरियाणा सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसके तहत हरियाणा के जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 75% जो आरक्षण है वो हरियाणा के युवाओं के लिए होना चाहिए। हरियाणा के युवाओं के लिए 75% आरक्षण के लिए अध्यादेश जो हरियाणा सरकार लेकर आई थी। ठीक है। और बच्चों हम बात करें उत्तर भारत में हरियाणा जो है, मतलब कोई भी कंपनी आकर यहां जो है अपने कंपनी लगा सकती है, अपनी इंडस्ट्री लगा सकती है। और इस मामले में हरियाणा में, उत्तर भारत में हरियाणा जो है पहले स्थान पर है। पहले स्थान पर है बच्चों। और अगर हम बात करें पूरे देश की तो उसमें हरियाणा तीसरे स्थान पे आता है। पहले स्थान पे आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में कोचिंग सेंटरों की तर्ज पर, किसकी तर्ज पर? कोचिंग सेंटरों की तर्ज पर आधुनिक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ठीक है बच्चों। तो ये घोषणा की है दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला जिनके बारे में पढ़ रहे थे, हरियाणा के फिलहाल क्या है? उप मुख्यमंत्री जो हैं हरियाणा के, उप मुख्यमंत्री हरियाणा के श्री दुष्यंत चौटाला हैं। मनोहर लाल खट्टर आप जो हैं वो जानते हो हरियाणा के वर्तमान में सीएम हैं। और इसके अलावा वित्त मंत्री भी यही है बच्चों। हरियाणा के वित्त मंत्री की अगर हम बात करें तो यही है। अनिल विज जो है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी यही हैं। और जो गृह मंत्री हैं वो भी अनिल विज हैं। हरियाणा के जो होम मिनिस्टर हैं वो भी कौन है? श्री अनिल विज। कंवरपाल गुर्जर की बात करें तो वन मंत्री भी यही हमारे। और जो शिक्षा मंत्री हैं वो भी यही हैं। तो बच्चों बार बार इनको अगर आप रिपीट करोगे तो बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके लिए। और परीक्षाओं में बहुत बार इनके क्वेश्चन आते हैं। तो श्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक गांव में कोचिंग सेंटरों की तर्ज पर आधुनिक पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी स्थापित करने की घोषणा की है। तो बच्चों इसके लिए दुष्यंत चौटाला ने पंचायतों से आह्वान किया है कि वो लाइब्रेरी बनाने के जमीन दें, कमरा दें लाइब्रेरी बनाने के लिए। हालांकि उस पर जो खर्च आएगा लाइब्रेरी का वो सरकार वहन करेगी। और इसके अंतर्गत जो है जो ऑनलाइन शिक्षा बच्चों की
उसके लिए कंप्यूटर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो पुस्तकें हैं वो सरकार उपलब्ध कराएगी। और श्री दुष्यंत चौटाला जैसे पिछली लोकसभा में जब सांसद थे, तो आप ये भी जानते हो उस टाइम वो भारत के सबसे युवा सांसद थे। उस टाइम उन्होंने अपने क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों में इस तरह के आधुनिक जो पुस्तकालय हैं वो खुलवाए थे। इसके अलावा जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तो अपना जो हलका है, कौन से हलके से आते हैं ये? उचाना से। इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? उचाना। तो उचाना विधानसभा क्षेत्र के करसिंधु गांव में जो है इन्होंने इस लाइब्रेरी का निर्माण कार्य शुरू करवाया है। ठीक है। अगला बच्चों, श्री कृष्ण संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़े रहस्यों पर शोध कार्य यानी कि रिसर्च की जाएगी। यह संग्रहालय किस जिले में है? तो बच्चों आप जानते हो यह संग्रहालय कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। मतलब पूरे संसार का एकमात्र संग्रहालय है जो महाभारत पर आधारित है। महाभारत से संबंधित पूरे भारत का, या हम कहें भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र संग्रहालय है। और इसमें अब वर्तमान में भगवान श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़े रहस्यों पर शोध कार्य किए जाएंगे। ये जो 1987 में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री गुलजारी लाल नंदा, जो कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 बार क्या रहे हैं? कार्यवाहक प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा। उन्होंने इसकी नींव रखी थी। 1987 में बनाया गया था। और कहां है ये? कुरुक्षेत्र में है। बच्चों कुरुक्षेत्र में एक गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भी है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय अगर पूछे तो भी कहां है? कुरुक्षेत्र में है। वो इसी के तत्वाधान में चल रहा है। किसके? श्री कृष्ण संग्रहालय के। ठीक है। और दूसरी बात, ये हरियाणा का पहला व्यक्तित्व आधारित संग्रहालय है। हरियाणा का पहला जो व्यक्तित्व आधारित जो संग्रहालय है वो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में बच्चों थानेसर में भी एक संग्रहालय है। थानेसर में कहां है? थानेसर में। यह पुरातत्व से संबंधित संग्रहालय है। पुरातत्व संग्रहालय है। थानेसर में भी जो है वो कौन सा है? पुरातत्व संग्रहालय है बच्चों। ठीक है। और ये जो संग्रहालय है ये शेख चिल्ली का जो मकबरा है, शेख चिल्ली का मकबरा, बहुत बार एग्जाम में आया बच्चों। आपको पता है हरियाणा का ताज कहलाता है। हरियाणा का ताज, हरियाणा का ताज क्या कहलाता है? शेख चिल्ली का मकबरा। ठीक है। तो उसमें स्थित है। थानेसर में भी एक संग्रहालय बच्चों, पुरातत्व संग्रहालय। पुरातत्व जो संग्रहालय है वो कहां है? शेख चिल्ली के मकबरे में। और शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का क्या कहते हैं? ताज कहा जाता है हरियाणा का। किसने बनवाया था ये? दारा सिकोह ने। दारा सिकोह तो आप जानते हो शाहजहां के जो पुत्र थे दारा सिकोह, उन्होंने जो है इस मकबरे का निर्माण करवाया था। सिरसा में कौन सा संग्रहालय है? लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। ठीक है। तो सिरसा में भी एक संग्रहालय है जिसका नाम है लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। ठीक है। और ये जो संग्रहालय है ये हम कह सकते हैं इसका संबंध ज्ञान से, कला से और जो संगीत की देवियां हैं उनसे इसका संबंध है। ठीक है। इसी प्रकार जींद में भी बच्चों संग्रहालय है। जींद में जो हम बात करें जयंती पुरी पुरातत्व संग्रहालय, ये जो जींद में जयंती तीर्थ है, जींद में कौन सा तीर्थ है?
जयंती तीर्थ, और जो जयंतीपुरी मंदिर है, जयंतीपुरी मंदिर, उसके परिसर में ही बनाया गया है। यह भी पुरातत्व जो संग्रहालय है वो है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में कि श्री कृष्ण संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण और महाभारत से जुड़े रहस्यों पर शोध कार्य किए जाएंगे। यह संग्रहालय किस जिले में है? तो बच्चों यह है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में है श्री कृष्ण संग्रहालय। 1987 में भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा आपको पता है कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। एक 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद, और एक 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी मृत्यु के बाद। ठीक है, तो इन्होंने इसकी नींव रखी थी, और इसी के अंडर में इन्हीं के नाम से गुलजारी लाल नंदा जो संग्रहालय जो है वो बनाया गया है। हरियाणा का पहला व्यक्तित्व आधारित संग्रहालय है। गुलजारी लाल नंदा कहां है? कुरुक्षेत्र में ही। थानेसर में भी एक संग्रहालय कुरुक्षेत्र के, जो कि शेख चिल्ली का मकबरा जो हरियाणा का ताज कहलाता है, जिसे शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह ने बनवाया था। ठीक है, उसके परिसर में स्थित है। यह भी पुरातत्व संग्रहालय है। बात करें हम सिरसा की, तो सिरसा में भी जो है एक संग्रहालय जिसका नाम है लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, और यह किससे संबंध है? ज्ञान, कला और संगीत की जो देवियां हैं उनसे संबंधित यह संग्रहालय है। और जींद में भी एक पुरातत्व संग्रहालय बच्चों, जयंतीपुरी पुरातत्व संग्रहालय। ये कहां है? जींद में। आप जानते हो जींद का जो पुराना नाम है वो जयंतीपुरी है, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस टाइम युद्ध से पहले पांडवों ने इस स्थान पर विजय की देवी का नाम है जयंती देवी, उसका मंदिर बनाया था और उसकी पूजा अर्चना की थी, उनसे विजय का आशीर्वाद लिया था। और इसलिए वो मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? जयंतीपुरी। जहां जयंतीपुरी मंदिर है और जयंती तीर्थ भी है, उसी के परिसर में यह जयंतीपुरी पुरातत्व संग्रहालय जो है वो जींद में बनाया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला देखिए। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए आयोजित की गई ऑनलाइन परीक्षा का क्या नाम है? तो यह बच्चों जय हिंद प्रतियोगिता। क्या नाम इसका? जय हिंद प्रतियोगिता। तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद जो है इसके महासचिव कृष्ण ढुल हैं, श्री कृष्ण ढुल। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद जो है इसके महासचिव कौन है? श्री कृष्ण ढुल इसके महासचिव हैं बच्चों। और इन्होंने कोविड-19 जो महामारी चली हुई है उसका यूटिलाइज करते हुए, उस समय का यूटिलाइज करते हुए हरियाणा में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए, उनके टैलेंट को निकालने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की इनके द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा, जिसका नाम है जय हिंद प्रतियोगिता। ठीक है बच्चों, इसमें हजारों छात्रों ने भाग लिया इस प्रतियोगिता में। और बच्चों जो इन प्रतियोगिता में जो छात्र भाग ले रहे थे उनकी जो ऑनलाइन प्रतियोगिता चल रही थी उसके वीडियो को 8 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक और शेयर करके इन बच्चों का जो है उत्साहवर्धन किया। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? जय हिंद प्रतियोगिता। नेक्स्ट देखिए। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कब तक प्रदेश के सभी विभागों में ई ऑफिस शुरू करने के निर्देश दिए हैं? ई ऑफिस शुरू करने के निर्देश कब तक हैं? तो बच्चों ये निर्देश उन्होंने 15 सितंबर तक दिए हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के सभी विभागों में ई ऑफिस शुरू करने के निर्देश 15 सितंबर तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं बच्चों। ठीक है, फिलहाल 20 विभाग और 3 निगमों से इसकी शुरुआत की है। बच्चों यहां मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा आपका, कई बार हो जाती वर्तनी, शुरू यूं लिखते हैं बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन शुरुआत जो है वो यूं लिखी जाती है छोटे ऊ की मात्रा। ध्यान रखना, इसमें बहुत गलती होती है। तो 20 विभागों और 3 निगमों से इसकी शुरुआत की गई है। ये जो शुरुआत की है, जैसे सीएम ऑफिस है या मुख्य सचिव ऑफिस है या वित्त ऑफिस जो है, वित्त सचिव ऑफिस, सीएम ऑफिस यानी कि हम कह सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय,
या हमारे मुख्य सचिव जो कार्यालय है, वित्त सचिव कार्यालय है, उनसे इनकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो हमारे फिलहाल जो हैं मुख्य, अगर हम बात करें सचिव कौन है, मुख्य सचिव हरियाणा की मुख्य सचिव केसनी आनंद अरोड़ा। कौन है? केसनी आनंद अरोड़ा। केसनी आनंद अरोड़ा वर्तमान में हरियाणा की मुख्य सचिव हैं केसनी आनंद अरोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मधुबन में तैनात डीआईजी सुखबीर सिंह का 2 अगस्त 2020 को निधन हो गया। 20 अगस्त बच्चों, 2 अगस्त नहीं है ये, 20 अगस्त 2020 को निधन हो गया। वे प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे? तो प्रदेश के हिसार जिले से संबंध रखते थे। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मधुबन में तैनात डीआईजी सुखबीर सिंह का 20 अगस्त 2020 को निधन हो गया, तो वे हिसार के किरमारा गांव से संबंध रखते थे। हिसार के किरमारा गांव से संबंध रखते थे बच्चों। तो सुखबीर सिंह जो हैं वो दिल्ली पुलिस में एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान के तौर पे अपनी पहचान रखते थे। एशियाई चैंपियनशिप में भी वो पदक विजेता रहे हैं और 1987 में एक इंस्पेक्टर के तौर पर उन्होंने हरियाणा पुलिस में शुरुआत की थी और फिर जो है पदोन्नति लेते लेते डीआईजी के पद पर जो है वो पहुंच गए थे। ठीक है, तो 20 अगस्त 2020 को इनका निधन हुआ। ये हिसार के किरमारा गांव से संबंध रखते थे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पहलवान थे। और अगर हम बात करें एशियाई चैंपियनशिप की तो उसमें ये पदक विजेता रहे हैं और 1987 में हरियाणा पुलिस में इन्होंने इंस्पेक्टर के रूप में जो है वो अपना कार्य शुरू किया था और फिर जो है प्रमोशन होते होते कहां तक पहुंच गए? डीआईजी के पद पर। तो बच्चों ये हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो अगस्त महीने की करंट अफेयर है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।